नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एक्शनेबल बुक समरी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो आपको भावनाओं के एक ऐसे भंवर में खींच लेगी जहां प्रेम, हानि, जातिवाद और त्रासदी एक साथ सांस लेते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक अविस्मरणीय अनुभव है जो आपको अपनी कुर्सी से बांधे रखेगा और आपके दिल को छू जाएगा। ये कहानी है अरुंधति रॉय की कालजयी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक ऐसी किताब जिसने अपने पहले ही प्रयास में बुकर पुरस्कार जीतकर न केवल साहित्य जगत में इतिहास रच दिया बल्कि दुनिया भर के पाठकों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है बल्कि एक अनुभव है। ये केरल के अयमनम गांव की हरी भरी, नम और रहस्यमय पृष्ठभूमि पर आधारित एक मार्मिक गाथा है जो जुड़वा बच्चों एस्ता और राहेल और उनकी मां अम्मू के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। ये उन छोटी चीजों की कहानी है जो जीवन में सबसे बड़े बदलाव लाती हैं, जो अदृश्य धागों से हमारे भाग्य को बुनती है और जो अक्सर हमारी आंखों से ओझल रह जाती है, लेकिन जिनका प्रभाव सबसे गहरा होता है। रॉय हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी घटना, एक अनदेखा पल या समाज के कठोर और अलिखित नियम पूरे जीवन को, पूरी नियति को बदल सकते हैं। कैसे प्रेम और घृणा, आशा और निराशा, न्याय और अन्याय एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं और कैसे वे एक साथ मिलकर एक जटिल मानवीय अनुभव का निर्माण करते हैं। आज हम इस कहानी के उन अनछुए पहलुओं को समझेंगे जो हमें बताते हैं कि कैसे एक छोटी सी गलती, एक पल का निर्णय या समाज के कठोर नियम पूरे जीवन को बदल सकते हैं। कैसे प्रेम और घृणा, आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। हम जानेंगे कि कैसे यह उपन्यास जातिवाद, वर्ग संघर्ष, उपनिवेशवाद के प्रभाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की खोज जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दों को एक मार्मिक पारिवारिक कहानी में पिरोता है। यह हमें सिखाता है कि अतीत कभी मरता नहीं बल्कि वह हमारे साथ चलता है, हमारे वर्तमान को आकार देता है और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। तो अपनी आंखें बंद करें और तैयार हो जाइए इस अविस्मरणीय यात्रा के लिए जहां अतीत और वर्तमान एक दूसरे से लिपटकर एक दुखद सत्य का अनावरण करते हैं और जहां हर छोटी चीज का अपना एक गहरा अर्थ होता है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की कहानी 1969 में शुरू होती है, लेकिन इसकी कथा शैली गैर रेखी है जो लगातार अतीत और वर्तमान के बीच झूलती रहती है। यह हमें पात्रों के अनुभवों को टुकड़ों में समझने का मौका देती है, जिससे कहानी की जटिलता और गहराई बढ़ती है। कहानी के केंद्र में कोट्टायम केरल का एक सीरियाई ईसाई परिवार है, इपे परिवार। यह परिवार अपनी परंपराओं और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति बेहद सचेत है। इस परिवार के मुखिया थे अम्मू के पिता बाप्पा, जिनकी मृत्यु के बाद परिवार की बागडोर उनकी पत्नी मम्माची और उनके दो बच्चों चक्को और अम्मू के हाथों में आ जाती है। मम्माची एक मजबूत इरादों वाली लेकिन कुछ हद तक पारंपरिक और रूढ़िवादी सोच वाली महिला है। उन्होंने अपनी बेटी अम्मू के जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी कभी नहीं दी। अम्मू, जो एक स्वतंत्र विचारों वाली और आकर्षक महिला है, अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है। उसके पति बाबू एक शराबी, हिंसक और अविश्वसनीय व्यक्ति है जो अम्मू को शारीरिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इस असहनीय रिश्ते से मुक्ति पाने के लिए अम्मू अपने जुड़वा बच्चों एस्ता और राहेल के साथ उनसे अलग होकर अपने मायके अयमनम आ जाती है। यह परिवार अपनी पुश्तैनी पिकल फैक्ट्री चलाता है जिसका नाम है पैराडाइज पिकल एंड प्रिजर्व्स। यह फैक्ट्री न केवल परिवार की आजीविका का स्रोत है बल्कि उनके सामाजिक दर्जे और पहचान का भी प्रतीक है। इसका नाम पैराडाइज, स्वर्ग, होने के बावजूद यह परिवार के भीतर के संघर्षों और दुखद वास्तविकताओं का विरोधाभास प्रस्तुत करती है। एस्ता और राहेल, ये दोनों जुड़वा बच्चे कहानी की आत्मा है। वे एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि उन्हें अक्सर एक ही व्यक्ति के दो हिस्से के रूप में देखा जाता है। उनकी दुनिया मासूमियत और बचपन की कल्पनाओं से भरी है, जहां वे अपनी खुद की भाषा और अपने नियम बनाते हैं। वे एक दूसरे के विचारों को बिना बोले समझते हैं और उनका यह अनूठा बंधन उपन्यास में भावनात्मक गहराई जोड़ता है। लेकिन जल्द ही उनकी यह मासूम दुनिया टूट जाती है जब वे अपने चारों ओर के वयस्कों की जटिलताओं और समाज की क्रूर वास्तविकताओं से परिचित होते हैं। कहानी में एक और महत्वपूर्ण किरदार है वेलूथा। वेलूथा एक अछूत या दलित वर्ग का व्यक्ति है जो ईपे परिवार की फैक्ट्री में बढ़ई के रूप में काम करता है।
वह एक कुशल, मेहनती और शांत स्वभाव का व्यक्ति है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और ज्ञान झलकता है। वह बच्चों, खासकर एस्ता और राहेल का प्रिय दोस्त है, और वे उसे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के रूप में देखते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी चीजों में खुशी पाता है और उन्हें भी सिखा पाए। वेलूथा की उठती कहानी में जातिवाद और सामाजिक असमानता के गहरे मुद्दों को उजागर करती है। उसका दलित होना ही उसके भाग्य की त्रासदी का मुख्य कारण बनता है, क्योंकि समाज उसे एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि उसकी जाति के आधार पर देखता है। अम्मू और वेलूथा के बीच एक निषिद्ध प्रेम संबंध पनपता है। यह संबंध समाज की सभी स्थापित सीमाओं को तोड़ता है, जाति, वर्ग और सामाजिक अपेक्षाएं। वेलूथा जो एक दलित है और अम्मू जो एक उच्चवर्गीय सीरियाई ईसाई परिवार से है, उनके बीच का यह संबंध उस समय के समाज के लिए अकल्पनीय था। यह प्रेम कहानी उपन्यास का केंद्रीय बिंदु है, जो त्रासदी और विनाश की नींव रखती है। उनका प्रेम एक विद्रोह है, एक ऐसी चिंगारी जो समाज के कठोर नियमों को चुनौती देती है। यह प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होने के बावजूद सामाजिक वर्जनाओं के कारण अभिशाप बन जाता है। इस प्रेम कहानी का पता चलने पर परिवार में भूचाल आ जाता है। मम्माची, चक्को और विशेष रूप से बेबी कोच्चम्मा, जो अम्मू की बुआ है, इस रिश्ते से बेहद नाराज होते हैं। बेबी कोच्चम्मा एक कुंवारी महिला है, जिन्होंने अपनी युवावस्था में एक आयरिश पादरी से एकतरफा प्रेम किया था, जो कभी पूरा नहीं हुआ। उनकी अपनी अधूरी इच्छाएं, ईर्ष्या और सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रति उनकी अत्यधिक चिंता उन्हें अम्मू और वेलूथा के खिलाफ खड़ा कर देती है। वे इस रिश्ते को परिवार की प्रतिष्ठा पर एक अमिट धब्बा मानती है और इसे हर कीमत पर खत्म करना चाहती है। बेबी कोच्चम्मा की ईर्ष्या, सामाजिक मानदंडों के प्रति उनकी कट्टरता और उनकी छिपी हुई क्रूरता उन्हें एक भयानक साजिश रचने पर मजबूर करती है। वह वेलूथा पर अम्मू और बच्चों को बहकाने का झूठा आरोप लगाती है। उनकी योजना वेलूथा को फंसाने, उसे परिवार से दूर करने और अम्मू को सबक सिखाने की है। उनकी यह साजिश न केवल वेलूथा के जीवन को तबाह करती है, बल्कि पूरे परिवार को एक ऐसी त्रासदी में धकेल देती है जिससे वे कभी उबर नहीं पाते। इस बीच एक और दुखद घटना घटती है। सोफी मोल, चक्को की बेटी जो इंग्लैंड में रहती है, अपनी मां मार्गरेट के साथ अयमनम आती है। सोफी मोल और जुड़वा बच्चों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। वे एक साथ खेलते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते हैं। एक रात बच्चे और सोफी मोल एक नाव में बैठकर नदी पार करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे एक पुरानी फिल्म देख सकें। इस दौरान एक भयानक तूफान आता है, नदी उफनने लगती है और सोफी मोल डूब जाती है। यह एक मासूमियत भरी गलती थी, जो एक भयानक त्रासदी में बदल गई। सोफी मोल की मौत एक दुर्घटना थी, लेकिन बीबी को चम्मा इस त्रासदी का इस्तेमाल वेलूथा के खिलाफ करती है। वह पुलिस को बताती है कि वेलूथा ने सोफी मोल का अपहरण किया था और वह उसके डूबने का जिम्मेदार है। ये झूठा आरोप वेलूथा के जीवन को तबाह कर देता है। पुलिस, जो जातिवादी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है और उच्च वर्ग के दबाव में है, वेलूथा को बिना किसी जांच के बेरहमी से मार डालती है, भले ही वह निर्दोष था। वेलूथा की मौत अम्मू और बच्चों के जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ती है। यह घटना उनकी मासूमियत को छीन लेती है और उन्हें एक ऐसी दुनिया से परिचित कराती है जहां न्याय और प्रेम अक्सर सामाजिक नियमों और क्रूरता के आगे हार जाते हैं। अम्मू को परिवार द्वारा त्याग दिया जाता है, उसे बच्चों से अलग कर दिया जाता है और उसे एक टूटी हुई महिला के रूप में अपना जीवन जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। वह एक होटल में कमरा लेकर रहती है और अंततः युवावस्था में ही अकेलेपन और निराशा में मर जाती है। एस्ता और राहेल का बचपन इस त्रासदी से हमेशा के लिए बदल जाता है। एस्ता को उसकी मां से दूर कर दिया जाता है और उसे उसके पिता के पास कलकत्ता भेज दिया जाता है। वह एक शांत, अंतर्मुखी व्यक्ति बन जाता है, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ है। उसका मौन उसकी त्रासदी का प्रतीक बन जाता है। राहेल भी एक भटकती हुई आत्मा बन जाती है, जो कभी भी एक जगह टिक नहीं पाती। वह कई शादियां करती है, लेकिन कोई भी रिश्ता सफल नहीं होता, क्योंकि वह अपने बचपन के घावों से उबर नहीं पाती। कहानी का वर्तमान भाग तब शुरू होता है जब एस्ता और राहेल 30 साल बाद अयम्मन में फिर से मिलते हैं।
वे दोनों अब वयस्क हो चुके हैं, लेकिन उनके बचपन की त्रासदी के निशान अभी भी गहरे हैं। वे एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय और दर्द ने उनके बीच एक अजीब सी दूरी पैदा कर दी है। वे एक दूसरे में अपने खोए हुए बचपन और अपनी माँ की यादों को ढूंढते हैं और एक दूसरे के साथ रहकर अपने अतीत के दर्द को साझा करने का प्रयास करते हैं। उनका पुनर्मिलन दुखद और मार्मिक है, क्योंकि वे पाते हैं कि वे अभी भी उस त्रासदी के बोझ तले दबे हुए हैं। उपन्यास में लव लॉज का एक महत्वपूर्ण विषय है, जो उन अलिखित नियमों को संदर्भित करता है जो यह तय करते हैं कि किसे कितना और कैसे प्यार करना चाहिए। ये नियम समाज द्वारा बनाए गए हैं और वे अक्सर जाति, वर्ग, धर्म और लिंग जैसी बाधाओं पर आधारित होते हैं। अम्मू और वेलुथा का प्रेम इन लव लॉस का उल्लंघन था और इसी उल्लंघन के कारण उन्हें भयानक परिणाम भुगतने पड़े। रॉय दिखाती हैं कि कैसे समाज द्वारा थोपी गई ये अलिखित सीमाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवीय संबंधों को कुचल देती हैं और कैसे प्रेम को भी इन संकीर्ण सीमाओं में बांधने की कोशिश की जाती है। जातिवाद उपन्यास का एक और गहरा और परेशान करने वाला विषय है। वेलुथा का दलित होना ही उसकी त्रासदी का मुख्य कारण बनता है। समाज उसे एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि उसकी जाति के आधार पर देखता है। पुलिस और परिवार वेलुथा को बिना किसी सबूत के दोषी ठहराते हैं, केवल इसलिए कि वह एक अछूत है। यह उपन्यास भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव की कड़वी सच्चाई को उजागर करता है और दिखाता है कि कैसे यह भेदभाव लोगों के जीवन को तबाह कर सकता है, भले ही वे कितने भी निर्दोष या योग्य क्यों न हों। छोटी चीजें उपन्यास का शीर्षक ही इसकी गहराई और दर्शन को दर्शाता है। अरुंधति रॉय बताती हैं कि कैसे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, अनदेखे पल और मामूली लगने वाले निर्णय ही बड़े और अपरिवर्तनीय परिणामों को जन्म देते हैं। सोफीमोल की मौत और अम्मू का प्रेम, बीबी कुचम्मा की ईर्ष्या, ये सभी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ी त्रासदी का निर्माण करती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी चीज वास्तव में छोटी नहीं होती। हर छोटी चीज का अपना एक महत्व होता है, जो हमारे भाग्य को बुनने में योगदान देता है। लेखिका की भाषा शैली भी इस उपन्यास को असाधारण बनाती है। उनकी कवितात्मक भाषा, विस्तृत वर्णन और गैर रेखीय कथा शैली पाठक को कहानी में पूरी तरह से डुबो देती है। शब्दों के साथ खेलती है, नए शब्द गढ़ती है और भावनाओं को इतनी सूक्ष्मता से व्यक्त करती है कि पाठक हर किरदार के दर्द और खुशी को महसूस कर पाता है। उनकी भाषा में एक लय और संगीत है जो कहानी को और भी मार्मिक बना देता है। वे अक्सर दोहराव का उपयोग करती है, जिससे कुछ वाक्यांश और विचार पाठक के मन में गहरे उतर जाते हैं। उपन्यास में प्रकृति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। केरल की हरी भरी वादियां, नदियां और मानसून का वर्णन कहानी को एक जीवंत पृष्ठभूमि प्रदान करता है। प्रकृति अक्सर मानवीय भावनाओं और घटनाओं का दर्पण बन जाती है, कभी शांत, कभी तूफानी, ठीक वैसे ही जैसे पात्रों की जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। मानसून की बारिश, नदी का बहाव और पेड़ों की हरियाली कहानी के मूड और वातावरण को गहराई प्रदान करती है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स सिर्फ एक प्रेम कहानी या एक पारिवारिक नाटक नहीं है। यह भारतीय समाज की जटिलताओं, उपनिवेशवाद के प्रभावों, विशेषकर ब्रिटिश शासन और उसके बाद के प्रभावों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अतीत कभी मरता नहीं, बल्कि वह हमारे साथ चलता है, हमारे वर्तमान को आकार देता है और हमारे भविष्य को प्रभावित करता है। यह उपन्यास एक सामाजिक टिप्पणी भी है जो हमें समाज की खामियों और मानवीय स्वभाव की जटिलताओं पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। एस्ता और राहेल का पुनर्मिलन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वे कभी अपने दर्द से उबर पाएंगे? क्या वे अपने बचपन की त्रासदी से शांति पा सकेंगे? उपन्यास एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता, बल्कि यह पाठक को सोचने के लिए छोड़ देता है। यह हमें याद दिलाता है कि कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे कभी भरते नहीं, बस उनके साथ जीना सीख जाते हैं। यह उपन्यास उन लोगों के लिए एक दर्पण है जो समाज के नियमों को आंख बंद करके मानते हैं और उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो प्रेम और मानवीयता को जाति और वर्ग की बेड़ियों में जकड़ना चाहते हैं। अरुंधति रॉय ने एक ऐसी कहानी गढ़ी है जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की मानवीय भावनाओं और सामाजिक संघर्षों को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये थी अरुंधति रॉय की अद्भुत कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की एक विस्तृत सारांश।
यह उपन्यास हमें सिखाता है कि कैसे समाज के नियम, पूर्वाग्रह और छोटी-छोटी गलतियां भी बड़े पैमाने पर त्रासदी का कारण बन सकती है। यह हमें प्रेम, हानि और मानवीय आत्मा की लचीलेपन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। यह हमें यह भी दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की पहचान, उसकी जाति और सामाजिक स्थिति उसके भाग्य को निर्धारित कर सकती है, और कैसे सामाजिक अन्याय व्यक्तिगत जीवन को तबाह कर सकता है। इस कहानी के माध्यम से रॉय ने हमें दिखाया कि कैसे अतीत की परछाइयां हमारे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करती हैं, और कैसे कुछ घाव इतने गहरे होते हैं कि वे कभी भरते नहीं, बस उनके साथ जीना सीख जाते हैं। यह एक ऐसी किताब है जिसे हर किसी को कम से कम एक बार पढ़ना चाहिए, ताकि वे उन छोटी चीजों के महत्व को समझ सके जो हमारे जीवन को आकार देती है, और उन बड़े सामाजिक मुद्दों को भी जो मानवीय अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि प्रेम सबसे शक्तिशाली शक्ति है, भले ही उसे समाज की बेड़ियों में जकड़ने की कोशिश की जाए, और कैसे मानवीय भावनाएं सबसे जटिल और विरोधाभासी हो सकती है। हमें उम्मीद है कि यह ऑडियो बुक सारांश आपको इस असाधारण उपन्यास की गहराई को समझने में मदद करेगा और आपको इसे स्वयं पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की है, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल एक्शनेबल बुक समरी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक बुक समरीज प्राप्त कर सकें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको यह समरी कैसा लगा और आप आगे किस किताब पर समरी सुनना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने में मदद करती है। जुड़े रहे, सीखते रहे और पढ़ते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए विचारों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।